Hello everyone, welcome back to MedGeeks. My name is Ahmed and today we are going on another topic that is intrinsic activity of the drug. Intrinsic activity का क्या मतलब है? The capacity of a drug to activate a receptor and trigger a functional biological response that is known as intrinsic activity of that drug. मतलब ये है कि एक ड्रग जो है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया। अब बाइंड होने के बाद उस ड्रग की कितनी कैपेसिटी है रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने की, तो दैट इज़ नोन एज इंट्रिंसिक एक्टिविटी। यहाँ पर आप इस डायग्राम में ये देखें कि मैंने यहाँ पर रिसेप्टर्स बनाए हैं। कुछ रिसेप्टर्स के ऊपर जो बॉडी के एंडोजिनस हार्मोन्स है वो बाइंड हो रहे हैं और कुछ के ऊपर हमने जो ड्रग दिया वो बाइंड हो रहे हैं। अब ये जो ड्रग यहाँ पर बाइंड हो रहा है ये इस हार्मोन की मिमिक्री कर रहा है। तो जो हार्मोन इन रिसेप्टर्स पे बाइंड हो रहा है ये ड्रग भी उन्हीं रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड होगा, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर सिमिलरिटी सेम है, इनकी जो सिमिलरिटी है वो सेम है। तो ये ड्रग इसके ऊपर आके बाइंड हो गया। तो ये तो इसको हम कहते हैं एफिनिटी के, वो ड्रग की कितनी स्ट्रेंथ है उस रिसेप्टर के साथ बाइंड होने की। बट आफ्टर बाइंडिंग टू इस रिसेप्टर अब वो ड्रग कितना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ द ड्रग। जो एंडोजिनस हार्मोन्स होते हैं वो तो अल्लाह ताला ने पहले से मतलब बॉडी के अंदर बनाए हुए हैं और वो जो है अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं और अपना 100% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट हम तो ड्रग किसी पैथोलॉजी में देते हैं ना, किसी डिजीज़ में देते हैं। तो अब वो ड्रग जो है वो क्योंकि एक्सोजिनसली लेबॉर्ट्री में बनाया गया है तो लाजमी बात है उसमें कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा। तो वो ड्रग जो है अब उसकी कितनी कैपेसिटी है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने की, तो वो उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी हमें बताएगी। ठीक है, अब बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक एक्टिविटी इसकी जो रेंज होती है ये 0 to 1 होती है, या 0 होगी या 1 होगी। इसको मतलब इस तरह समझेंगे या 100% होगी या 0% होगी या नहीं होगी या बीच में होगी, मतलब कि इस ये रेंज है उसकी। नाउ बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक एक्टिविटी हम उसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स पे। तो फर्स्ट वन इज़ नोन एज एगोनिस्ट एंड सेकंड वन इज़ नोन एज एंटागोनिस्ट। तो हम फिलहाल एगोनिस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद एंटागोनिस्ट पढ़ेंगे। एगोनिस्ट की 3 मेन टाइप्स हैं, फुल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट एंड इनवर्स एगोनिस्ट। हम अभी पढ़ने जा रहे हैं फुल एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होते हैं कि ये वो ड्रग्स होते हैं जो कि 100% अपने हार्मोन की मिमिक्री करते हैं और 100% रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ड्रग्स दैट मिमिक्स 100% टू endogenous hormone and produce 100% रिस्पॉन्स। जो एंडोजिनस हार्मोन्स होते हैं तो ये एगोनिस्ट उनकी 100% मिमिक्री करते हैं और अपना 100% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो मैंने वही डायग्राम यहाँ पर दोबारा बनाई है। यहाँ पे लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं नॉरएपिनेफ्रिन की। ठीक है, ये नॉरएपिनेफ्रिन हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है और ये एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं, और मैं अगर बिलखसूस बात कर लूँ अल्फ़ा, ठीक है, एड्रीनर्जिक या एड्रीनो रिसेप्टर्स इनके ऊपर बाइंड होते हैं। ठीक है, ये अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर, अगर आपको फिलहाल कंफ्यूजन हो रही है कि ये कौन सा रिसेप्टर है तो सिंपल ये समझिए कि ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। ओके, तो ये नॉरएपिनेफ्रिन जो है अल्फा एड्रीनो रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होता है नेचुरली। अब ये जो ड्रग है, अब ये कौन सा ड्रग है, इसमें हम सिंथेटिकली नॉरएपिनेफ्रिन भी बनाते हैं, इसमें जो है फिनाइल एफ्रिन भी हम बनाते हैं जो कि फुल एगोनिस्ट हैं और वो 100% इस एंडोजिनस नॉरएपिनेफ्रिन की मिमिक्री करते हैं और अपना 100% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये फुल एगोनिस्ट कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे मैं एग्जांपल में लिख लेता हूँ। एग्जांपल, नॉरएपिनेफ्रिन भी सिंथेटिकली प्रिपेयर होता है, फिनाइल एफ्रिन भी प्रिपेयर होता है। और ये क्या करते हैं, मैं यहाँ पे फिनाइल एफ्रिन की एग्जांपल लिख लेता हूँ कि ये अपना जब ये इधर आके बाइंड हो गया फिनाइल एफ्रिन तो ये 100% अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। तो कोई भी ऐसा ड्रग जो अपने रिसेप्टर के ऊपर आके बाइंड करे और उस जो रिसेप्टर का एंडोजिनस हार्मोन था उसकी 100% मिमिक्री करे और 100% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे तो दैट इज़ नोन एज फुल एगोनिस्ट। ओके, और इसकी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो है वो इक्वल टू 1 होगी। अब यहाँ पे आप इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें कि मैंने एक ग्राफ बनाया है। यहाँ पर हमने अलोंग दी एक्स एक्सिस कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग ली है और अलोंग दी वाई एक्सिस हमने रिस्पॉन्स लिया है।
तो जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल जो एंडोजिनस हार्मोन होता है वो अपना कितना 100%, उसका जो ई मैक्स होता है वो कितना होता है, ई मैक्स 100% होता है। और ये सेकंड जो आप देखें ब्लू में, ये फुल एगोनिस्ट है, और ये फुल एगोनिस्ट क्या कर रहा है, ये इसी एंडोजिनस हार्मोन की 100% मिमिक्री कर रहा है और 100% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दे दी है, फिनाइलेफ्रिन। ओके, नाउ कमिंग ऑन द सेकंड टाइप ऑफ द एगोनिस्ट, दैट इज नोन एज पार्शियल एगोनिस्ट। अब पार्शियल एगोनिस्ट तो नाम से ही पता चल रहा है कि पार्शियल एगोनिस्ट कौन से होते हैं, कि ये वो एगोनिस्ट होते हैं दैट दोज एगोनिस्ट that produces response in between 0 to 1। ओके, ये वो एगोनिस्ट होते हैं, ना तो ये मतलब कंप्लीटली फुल 100% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, ना ये 0% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये मतलब कि इन बिटवीन होते हैं, कि ये पार्शियली जो है ना वो मतलब आफ्टर बाइंडिंग टू 100% कंसंट्रेशन 100% पॉपुलेशन ऑफ द रिसेप्टर, बट स्टिल उनके अंदर कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो 100% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर लें। तो दोज एगोनिस्ट आर नोन एज पार्शियल एगोनिस्ट। ठीक है, इनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी कितनी होती है यहाँ पे मैं बता रहता हूँ, 0 to इंट्रिंसिक एक्टिविटी, इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरह करते हैं कि ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ओके, इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ द पार्शियल एगोनिस्ट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। और इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं, इसमें हमारे पास एरी पाइपराजोल एंड ब्रेक्सी पाइपराजोल। आपकी बुक में यही एग्जांपल्स हैं, थोड़े से नाम डिफ़िकल्ट हैं बट याद कर लें। ये क्या है, ये हमारे पास एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं। जब हम सीएनएस का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम पढ़ लेंगे एंटीसाइकोटिक के चैप्टर में। इनका एक और एक्शन है, वो क्या है कि ये पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं एट डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स, और हम उनकी वही कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे ले रहे हैं कि एक्चुअली जो ये रिसेप्टर्स हैं ये कौन से हैं, ये डोपामिनर्जिक हैं। तो यहाँ पर जो बॉडी एंडोजिनसली हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है दैट इज़ नोन एज डोपामीन। और ये एरिपाइप्राजोल और जो ब्रेक्सीपाइप्राजोल हैं ये इन्हीं रिसेप्टर्स के ऊपर आके बाइंड होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर सिमिलरिटी डोपामीन के साथ मिलती है, बट क्या है कि बाइंड होने के बावजूद भी इनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये 100% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करें। तो ये मतलब बिलो 100% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर पार्शियल एगोनिस्ट कौन से हो गए, एरिपाइप्राजोल। ये जो एंडोजिनस हार्मोन था, जो डोपामीन था, उसने अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर 100% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर लिया। बट एरिपाइप्राजोल एज अ पार्शियल एगोनिस्ट व्हेन अटैचेस टू इट्स रिसेप्टर इट प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्स लेस देन 100%। ओके, तो इसका रिस्पॉन्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा बट लेस देन 1 होगा, दैट इज पार्शियल एगोनिस्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गई हो। नाउ सी दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द पार्शियल एगोनिस्ट। यहाँ पर पार्शियल एगोनिस्ट को देखें कि बेसल एक्टिविटी कितनी है, 12% है, और पार्शियल एगोनिस्ट जो है अब वो 100% मतलब ये है कि उससे कम कर रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि 0 to 1 के बीच में ना, तो वो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, बट इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स यहाँ पर हम 12% को 0 मान के चल रहे होते हैं कि ये एक बेसल एक्टिविटी होती है। अगर एक रिसेप्टर के साथ जो है ड्रग ना भी अटैच हो, हार्मोन ना भी अटैच हो, तो वो फिर भी अपनी एक बेसल लाइन एक्टिविटी परफॉर्म करते रहते हैं, दैट इज़ राउंड अबाउट 12%। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो पार्शियल एगोनिस्ट है उसने अपना बिलो द 100% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया, और इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दी, एरिपाइप्राजोल जो है वो अपना डोपामिनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर पार्शियल एगोनिस्ट है। ओके, नाउ कमिंग ऑन द थर्ड टाइप दैट इज इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट का क्या मतलब है कि इसमें जो एगोनिस्ट होता है दैट प्रोड्यूसेस अपोजिट रिस्पॉन्स टू दैट हार्मोन। ओके, द इनवर्स एगोनिस्ट produces response opposite to एगोनिस्ट। मतलब कि ये वो हार्मोन जो एंडोजिनस था वो रिसेप्टर का एगोनिस्ट था ना, मतलब उसको 100% प्रोड्यूस कर रहा था रिस्पॉन्स को। तो जो इनवर्स एगोनिस्ट होगा ये उस एगोनिस्ट का या उस लाइगेंड का, मैं इसको लाइगेंड भी लिख दूँ कंफ्यूज ना हो,
ये उस लाइगेंड या उस एगोनिस्ट का इन्वर्स होगा, मतलब उसका अपोजिट एक्शन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है, वो ये है कि जो अगर एक रिसेप्टर के साथ ड्रग अटैच नहीं भी होता तो तब भी वो अपनी 12% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता रहता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, बेसल एक्टिविटी बोलते हैं। यहाँ पर आप इस डायग्राम में ये देखें कि कोई रिसेप्टर, कोई हार्मोन भी इस रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हुआ, बट स्टिल एक 12% रिस्पॉन्स जो है वो बेसल एक्टिविटी हम उसको बोलते हैं, वो रिसेप्टर्स प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो इन्वर्स एगोनिस्ट क्या करता है कि ये उस 12% रिस्पॉन्स जो एक बेसल एक्टिविटी होती है, और उसको हम इंट्रिंसिक एक्टिविटी के अंदर जीरो मान के चल रहे होते हैं। तो वो जो 12% रिस्पॉन्स है, ये जो इन्वर्स एगोनिस्ट होते हैं, ये उस बिलो द 12% उसको लेकर जाते हैं। मतलब हम इसको बोलते हैं कि इसकी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी इन्वर्स एगोनिस्ट की है, दैट इज लेस देन जीरो। ओके, कि आपने थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना कि इन्वर्स एगोनिस्ट क्या करते हैं, कि जो एगोनिस्ट होता है उसका अपोजिट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एगोनिस्ट क्या कर रहे थे, एगोनिस्ट जो बेसल एक्टिविटी थी जो 12% थी, उससे ऊपर लेकर जा रहे थे, 100% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। बट इन्वर्स एगोनिस्ट क्या कर रहे थे कि मैं आपको यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखा दूँ। तो यहाँ पर ये देखेंगे जो बेसल एक्टिविटी जो थी वो 12% थी। इन्वर्स एगोनिस्ट क्या कर रहा है कि ये उसका अपोजिट जा रहा है। एगोनिस्ट जो था वो इससे ऊपर जा रहा था, वो अपना रिस्पॉन्स 100% प्रोड्यूस कर रहा था, बट इन्वर्स एगोनिस्ट जो है उससे बिलो जा रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है ये लेस देन जीरो होती है, बट ऑन रिस्पॉन्स इट इज़ बिलो द 12% रिस्पॉन्स। ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन अ सेकंड टाइप, दैट इज एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं कि ये रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड होके और उनका एक्शन को बंद कर देते हैं, उनके एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। एंटागोनिस्ट इटसेल्फ, इनकी अपनी कोई एक्टिविटी नहीं होती, ये जस्ट आके उस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होंगे और ये उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे कि वहाँ पर अब कोई जो है ना उसका एगोनिस्ट आके ना अटैच हो। तो जब ये उस रिसेप्टर पे बाइंड हो गए और अब कोई उसका जो एंड्रोजिनस हार्मोन था वो उस पर आके बाइंड नहीं होगा, तो एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि एंडोजिनस हार्मोन उस रिसेप्टर के ऊपर आगे बाइंड होते हैं और अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। एंटागोनिस्ट इन हार्मोन्स के साथ स्ट्रक्चर सिमिलरिटी रखते हैं, ठीक है, कि इनकी जो स्ट्रक्चर सिमिलरिटी है बट सेम होगी, दे हैव हाई एफिनिटी बट जीरो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, दोज ड्रग्स which have high affinity but zero intrinsic एक्टिविटी। कि इन ड्रग्स की एफिनिटी तो बहुत हाई होती है उन रिसेप्टर्स के लिए, बट इनकी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है कि कैपेसिटी टू परफॉर्म एक्शन, दैट इज जीरो, कि ये एक्शन ही नहीं परफॉर्म करते, इनका कोई एक्शन नहीं होता, ये सिर्फ बाइंड होते हैं और उस रिसेप्टर को बंद कर दिया। अब उस रिसेप्टर के ऊपर कोई भी एगोनिस्ट नहीं आके अटैच होगा, ना ये खुद कोई काम करते हैं, ना दूसरों को करने देते हैं। सिंपल हम इस तरह बोल सकते हैं कि एंटागोनिस्ट वो सुस्त लोग हैं कि ये खुद आके लग जाते हैं, ना खुद काम करते हैं ना किसी और को काम करने देते हैं। तो जिस रिसेप्टर के साथ ये बाइंड हो गया, अब वो रिसेप्टर जो है अपना कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो दैट इज एंटागोनिस्ट। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। हम पहले बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या होते हैं कि दीज आर दोज एंटागोनिस्ट दैट competes for active site of the receptor। कि ये उस एंडोजिनस हार्मोन जिस जगह पर आके अटैच होता है रिसेप्टर की, जिसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं, तो ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट उसी जगह के ऊपर आके बाइंड हो जाता है। तो जब उसी जगह पर आके बाइंड होगा तो फिर वहाँ पर एंडोजिनस हार्मोन तो बाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पर आप ये देखें कि एंडोजिनस हार्मोन था यहाँ पर जिसकी हम बात करते हैं नॉरएपिनेफ्रिन की, ठीक है, हम नॉरएपिनेफ्रिन हर जगह पे पढ़ रहे हैं। तो नॉरएपिनेफ्रिन एंडोजिनस हार्मोन था जिसने इन रिसेप्टर्स के ऊपर आके बाइंड होना था, बट इन कमबख्तों ने क्या किया कि ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट यहाँ पर आए। और इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ फेंटोलामाइन। एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं फेंटोलामाइन, ये नाम याद रखना है।
Phentolamine act as a competitive antagonist when comes it bind with the receptor and does not allow norepinephrine that is endogenous हार्मोन, और उससे क्या होगा कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा। बट एक यहाँ पर एक ट्रिक है, और वो ये क्या है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी यहाँ पर मैंने नहीं बताई कि इनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी कितनी होती है, 0 होती है। तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या करते हैं कि जब ये उन जगहों पर बाइंड हो गए, बट ये बाइंड होते हैं रिवर्सिबल, मतलब ये टेम्पररी बाइंड होते हैं। अगर हम एंडोजिनस हार्मोन जो कि नॉरएपिनेफ्रिन है, अगर हम उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें बनिस्बत फेंटोलामाइन के या किसी भी कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की अगर हम एग्जांपल लें, तो अगर हम एंडोजिनस हार्मोन या उस लिगैंड की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें तो ये दोबारा से उनको यहाँ से पॉप आउट कर लेंगे और ख़ुद वहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे। देखें कि नॉरएपिनेफ्रिन पहले कम था, हमने कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट दिया, उसने उसको रिप्लेस करके यहाँ पर खुद जगह बना ली और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं हुआ। बट नॉरएपिनेफ्रिन की हमने जैसे जैसे कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना शुरू किया तो वो यहाँ पर आके अटैच होते गए और उन्होंने कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट को निकाल बाहर किया और ख़ुद वहाँ पर दोबारा से जगह बना ली। बट यहाँ पर क्या किया हमने कि हमने उनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया। मतलब ये है कि जब भी हम कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट देंगे तो उसके एक्शन को दोबारा ख़त्म करने के लिए और उस लिगैंड के एक्शन को रीगेन करने के लिए हमें कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और जब कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो दोबारा से हमें वो रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझें कि जो नॉर्मल हार्मोन था, जो एंडोजिनस हार्मोन था, उसमें उसका एक्शन कितना था, दैट वाज 100%। उसका ई मैक्स जो था वो 100% था, और उसकी EC50 जिसको हम कंसंट्रेशन मान के चलते हैं, अगर आपने पहला पोटेंसी का चैप्टर देखा हो तो वहाँ पर EC50 क्या था, इट वाज द कंसंट्रेशन दैट प्रोड्यूसेस 50% ऑफ द मैक्सिमम रिस्पॉन्स। तो जो उसका EC50 था वो यहाँ पे लेट्स सपोज चलेंगे 10 mg है, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट दिया, अब उसने अपना इस कंसंट्रेशन के ऊपर अपना उसने एक्शन बंद कर दिया, वो अब एक्शन नहीं प्रोड्यूस हो रहा। हमने क्या किया कि हमने कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया, उसने उन रिसेप्टर्स के ऊपर से सारे कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट हटा दिए और दोबारा जितने भी रिसेप्टर्स थे उनको दोबारा से रीगेन कर लिया। तो क्या हुआ कि हमें यहाँ पर कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करना पड़ा। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे, इसका क्या मतलब है कि हमें EC50 को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जब EC50 इंक्रीज़ होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ग्राफ है वो टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट हो रहा है ना, कंसंट्रेशन अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो हमें कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए राइट साइड पे जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि ये कितनी है, ये 50 mg है। तो आप भी सपोज करें कि EC50 अब कितना हो गया, ज़्यादा हो गया, EC50 इंक्रीज हो गया। तो जब भी EC50 इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ई मैक्स देखें सेम है, ये रिसेप्टर्स तो सेम ही है ना, रिसेप्टर्स हमने चेंज नहीं किए, हमने वो सारे के सारे रिसेप्टर्स दोबारा से वापस लिए हैं। बट ये है कि हमें उस लिगैंड की, उस एंडोजिनस हार्मोन की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना पड़ा, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करनी पड़ी है। और कितनी करनी पड़ी है, देखें यहाँ 10 mg से हमें 50 mg लेकर जानी पड़ी है, तब उसने अपना दोबारा से ई मैक्स रीगेन कर लिया। तो क्या हुआ कि उसकी पोटेंसी डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक में एक बात लिखी हुई है कि जो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं कि उनकी कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट जो है वो क्या कर देते हैं, दे डिक्रीज द पोटेंसी ऑफ द ligand। EC50 इंक्रीज होगा, EC50 इंक्रीज हो जाएगा, ई मैक्स सेम रहेगा। मैं यहां पे लिख देता हूं ई मैक्स सेम या नो चेंज, ठीक है। एंड EC50 इंक्रीज, इट मीन्स एफिकेसी सेम या नो चेंज, बट पोटेंसी यस, पोटेंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी हम कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट देंगे तो उस ड्रग की या उस लिगैंड की पोटेंसी डिक्रीज होगी, बट एफिकेसी विल रिमेन द सेम, बिकॉज रिसेप्टर्स तो हमारे पास सेम ही है ना। हमने सिर्फ कंसंट्रेशन इंक्रीज की और दोबारा से रिसेप्टर वापस ले लिए, तो हमें कंसंट्रेशन इंक्रीज करनी पड़ी। जब भी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो पोटेंसी डिक्रीज होती है, बिकॉज हमारा जो ग्राफ है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है। तो दैट इज
दी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने आपको डायग्रामेटिकली और ग्राफिकली समझा दिया कि उस लाइन का क्या मतलब है कि पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है, तो वो इस तरह से डिक्रीज हो रही है कि हमारे पास EC50 इंक्रीज हो रहा है। नाउ कमिंग ऑन द सेकंड टाइप एंड दैट इज द नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। अब नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या होते हैं कि ये भी एंटागोनिस्ट ही होते हैं, कि ये भी जाएंगे रिसेप्टर के साथ बाइंड होंगे और जो ओरिजिनल जो एंडोजिनस हार्मोन था उसके एक्शन को बंद कर दिया। अब वो एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो वहाँ पे हमारे पास कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं हुआ। यहाँ पर देखें कि ड्रग आया, यहाँ पर इसने बाइंड हुआ। अब देखें यहाँ पे कि इसमें नॉन कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव में क्या फ़र्क है कि कॉम्पिटिटिव जो है वो एक्टिव साइट पे बाइंड होता है, जो कि नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है वो एक्टिव साइट पे नहीं अटैच होता बल्कि वो एलोस्टेरिक साइट पे अटैच होता है। और इट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं, द नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट irreversibly attaches to the receptor and permanently block them. ओके कि अगर जिस रिसेप्टर के साथ नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट बाइंड हो गया, और बाइंड किधर होगा, एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होगा, उसकी जो एक्टिव साइट है वो ओपन है, एक्टिव साइट के ऊपर ड्रग बेशक आगे बाइंड हो, बट इसने एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड हो गया और बाइंड होने के बाद क्या किया कि उसने उसकी स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दी, कि उस रिसेप्टर की उसने मॉर्फोलॉजी में चेंज कर दिया। अब मॉर्फोलॉजी जब चेंज होगी तो जो एंडोजिनस हार्मोन था, जो ओरिजिनल हार्मोन था, अब वो उस जगह पे बाइंड नहीं हो सकता और परमानेंटली उस रिसेप्टर को इसने ब्लॉक कर दिया, उसको डिसेबल कर दिया कि वो अब वहाँ पर कोई भी हार्मोन या कोई भी लिगैंड आके बाइंड हो सके। तो इसने क्या कर दिया कि जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द रिसेप्टर्स थी उसमें से जिन पॉपुलेशन के साथ ये बाइंड होगा तो ये उसको डिसेबल कर देगा परमानेंटली। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिसेप्टर्स कम हो जाएंगे। तो हाँ, यहाँ पर अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, जो नॉर्मल फंक्शन जो एक एंडोजिनस हार्मोन का था वो कितना था, वो 100% था, Emax था, वो 100% था, Emax दैट वाज 100%। बट अब क्या हुआ कि जब नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट आके बाइंड हो गया तो इसने टोटल पॉपुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स जो थी उसमें से कुछ के साथ बाइंड होकर ख़त्म कर दिया। लेट्स सपोज के 30% रिसेप्टर्स के साथ इसे बाइंड हुआ और उसने उनको डिसेबल कर दिया परमानेंटली, उनको मतलब उनकी स्ट्रक्चरल चेंजेस, डिफॉर्मिटी आ गई। अब उसके साथ जो है लिगैंड या कोई भी ड्रग, कोई भी हार्मोन बाइंड नहीं हो सकता, तो अब उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई। तो इसका मतलब ये हो कि उसकी Emax डिक्रीज हो गया, टोटल पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, and that is new Emax after binding of the non-competitive antagonist with that particular receptor. तो here क्या होगा, Emax decrease while EC50 was क्या था, it was the concentration, तो इनकी देखें कंसंट्रेशन सेम ही है तो EC50 सेम रहेगा। एफिकेसी was related to Emax, जब Emax डिक्रीज हुआ तो सिंपल सी बात है कि एफिकेसी भी डिक्रीज हो जाएगी। while potency is related to EC50, while EC50 is same, it means potency will remain same. तो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में एफिकेसी डिक्रीज होती है, पोटेंसी सेम रहती है, और कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में एफिकेसी सेम रहती है, पोटेंसी डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, जो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट की जो एग्जांपल है दैट इज दी फेनॉक्सीबेंजामाइन। ये फेनॉक्सीबेंजामाइन जो है ना, ये जो है एक्ट एज ए नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट फॉर दी हार्मोन दैट इज नॉरएपिनेफ्रिन। हम क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन के बारे में हर जगह पढ़ रहे हैं ना, तो हम नॉरएपिनेफ्रिन को ही डिस्कस करेंगे, और उसका जो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है दैट इज दी फेनॉक्सीबेंजामाइन। फेनॉक्सीबेंजामाइन अगर जब अपनी एलोस्टेरिक साइट के साथ अटैच हो जाएगा तो जितना मर्जी भी अगर हम नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा कर लें तो वो उसके साथ बाइंड नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिवर्सिबली इसके साथ बाइंड हुआ है और इसने उसकी मॉर्फोलॉजी को चेंज कर दिया है।
ओके, तो दैट वाज अबाउट द इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ द ड्रग। अगर आपको वाकई में लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।